नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कमोडिटी सुपर साइकिल क्या है? ये कमोडिटी सुपर साइकिल न्यूज़ में क्यों है? आखिरी कमोडिटी सुपर साइकिल कब हुआ था? ऑयल के रिस्पेक्ट में इस समय पे इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है? कमोडिटी प्राइस बूम क्या होता है? इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली एक्सपर्ट्स द्वारा ये बताया जा रहा है कि एक कमोडिटी सुपर साइकिल शुरू हो रही है। अब ये जो कमोडिटी सुपर साइकिल शुरू हो रही है, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये होती क्या है। तो ये जो कमोडिटी सुपर साइकिल्स होते हैं, दे आर डेकेड लॉन्ग पीरियड्स, यानी कम से कम 10 साल का पीरियड। ये 10 साल से ज़्यादा का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। तो डेकेड्स लॉन्ग पीरियड जिसमें जो कमोडिटीज़ के दाम हैं वो उनके लॉन्ग टर्म प्राइस ट्रेंड जो एवरेज है उससे ऊपर है। इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो कि मान लीजिए चावल का दाम पिछले 70 से 80 सालों में 10 रुपए प्रति केजी, मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए पिछले 70 से 80 सालों में जो चावल का दाम है वो 10 रुपए प्रति केजी है। अभी इस लॉन्ग टर्म प्राइस ट्रेंड के ऊपर अगर इस चावल का दाम रहता है अगले 10 सालों तक कम से कम, तो आप बोलोगे कि एक कमोडिटी सुपर साइकिल चल रही है राइस में। और ये जो कमोडिटी सुपर साइकिल्स है, इसको इस रिस्पेक्ट में और माना जाता है कि एक कमोडिटी नहीं, हर कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं। तो चाहे स्टील सेक्टर की बात कर लो, चाहे आयरन के सेक्टर की बात कर लो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लो, आप चाहे आप फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात कर लो, दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लो, जैसे कि कोयला हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन सब के दाम अगर लगातार बहुत लंबे समय के लिए बढ़ते रहते हैं तो उसको बोला जाता है कमोडिटी सुपर साइकिल। और इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे मार्केट एनालिस्ट का ये बोलना है कि ये जो कमोडिटी नया सुपर साइकिल शुरू हुआ है ना, ये बेसिकली कमोडिटी सुपर साइकिल बन सकता है आगे आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है और सेंट्रल बैंक सपोर्ट दे रहे हैं, फिजिकल स्टिमुलस दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेंडिंग हो रही है। जो कमोडिटीज़ के दाम हैं, कॉर्न के, क्रूड ऑयल के, रबड़ के, रोडियम के, सोयाबीन के, ये सब बढ़ गए हैं। 2021 की स्टार्ट से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा कमोडिटी सुपर साइकिल। इस रिस्पेक्ट में स्टील के दाम 262% से बढ़े हैं 2020-21 में व्हेन कंपेयर टू 2019-20। कॉपर के दाम 2011 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा हैं। पाम ऑयल, कॉफ़ी, सोयाबीन, इन सब के दाम बढ़ गए हैं। इस रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जो मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आएगा कि ये वीकनिंग डॉलर का क्या सीन है सर, और ये सपोर्टिव सेंट्रल बैंक का क्या सीन है। इस समय पे आपको पता है कि जो बाइडेन ने एक फिजिकल स्टिमुलस का अनाउंसमेंट किया है कि कोरोना के प्रेशर के बाद इकोनॉमी को ऊपर उठाना है, और यूरोप में भी इस प्रकार के बहुत से प्लान्स हैं। खुद जो बोरिस जॉनसन है आपके यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि भाई ऑस्टेरिटी का समय गया, अब ज़्यादा खर्चा करना है। तो इस रिस्पेक्ट में यूएस की, यूके की और यूरोप की और कंट्रीज़ की सरकारें बहुत सारा पैसा पंप इन कर रही हैं अपनी इकोनॉमी में। अब आप सोचो, अगर डॉलर एक लिमिट से ज़्यादा मार्केट में पहुंच जाएगा तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यही हो रहा है। यूएस की फेडरल रिजर्व बहुत सा डॉलर मार्केट में पंप इन कर रही है, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है, जिसके चलते डॉलर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। सप्लाई डिमांड के नियम में जो चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिरेगी। अगर ज़रूरत चीनी की 100 किलो की है और 500 किलो चीनी मार्केट में घूम रही है तो डेफिनेटली चीनी के दाम गिर जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा चीनी घूम रही है। तो इस रिस्पेक्ट में डॉलर वीक हो रहा है। ओके, और मार्केट में पैसा बहुत घूम रहा है, ठीक है ना। अब आपको पता है भाई कि दुनिया भर की कमोडिटी के दाम डॉलर में होते हैं, और डॉलर अगर वीक हो रहा है तो कमोडिटी के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। समझ गए आप बात को? तो डॉलर वीक हो रहा है तो कमोडिटी के दाम बढ़ेंगे बढ़ेंगे, रीजन बीइंग कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डॉलर पसंद है, मतलब प्रेजेंट है मार्केट में। तो कमोडिटीज तो उतनी है ना, तो उतनी ही कमोडिटी को खरीदने के लिए पहले कम डॉलर अवेलेबल था, अब ज़्यादा डॉलर अवेलेबल है, तो लोग ज़्यादा डॉलर पे करेंगे तो वही कमोडिटी महंगी तो यहाँ पे हो ही जाएगी। प्लस दुनिया भर की सरकारों ने बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में पंप इन कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जब जरूरत से ज़्यादा पैसा मार्केट में पंप इन किया जाता है उसको बोला जाता है ईजी मनी पॉलिसी। और जब ईजी मनी पॉलिसी होती है तो इन्फ्लेशन आता है, चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। ये हम बेसिक इकोनॉमी में सीख चुके हैं। अब इस रिस्पेक्ट में कमोडिटी सुपर साइकिल पे आए तो आखिरी कमोडिटी सुपर साइकिल हुई थी 2000 में, और ये हुई थी 4 कंट्रीज़ के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना तो था ही। इस समय पे हुआ ये था कि चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था 2000 में। ये जो 4 कंट्री हैं ब्रिक की, इनकी 2.6 बिलियन की पॉपुलेशन थी और 260 करोड़ की आबादी थी, जो कि दुनिया की पॉपुलेशन का 40% थी 2000 में। इस रिस्पेक्ट में ब्रिक कंट्रीज़ में तगड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और यहाँ पे
रॉ मटेरियल्स, फूड और एनर्जी कमोडिटीज़ की बहुत डिमांड थी, और इस डिमांड के चलते जितने भी प्रकार की कमोडिटीज़ थी उनके दाम बढ़ रहे थे और बहुत लंबे समय तक दाम बढ़े। ये दाम 10 साल से ज़्यादा तक बढ़े हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि जो कमोडिटी सुपर साइकिल 2000 में शुरू हुई थी वो 2010 में आके ख़त्म हुई। इसके ख़त्म होने की वजह थी ग्रेट डिप्रेशन। 2008 में सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आ गई थी, आपका ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, और कहीं ना कहीं सब्सिक्वेंट यूरो क्राइसिस भी आई थी 2011 में, जिसके चलते दुनिया भर के मार्केट्स गिर गए थे और तब ये सुपर साइकिल खत्म हो गई थी। कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये सुपर साइकिल 2015 तक चली है, क्योंकि तब तक चाइनीज़ इकोनॉमी तब भी डेवलप कर रही थी। हालांकि चाइनीज़ इकोनॉमी की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं 2015 में थोड़ी कम हो गई। उसके रिस्पेक्ट में कहा गया कि ये जो सुपर साइकिल है ये 2015 में खत्म हुई। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन 4 कंट्रीज़ की वजह से जो ग्लोबल कमोडिटी के दाम बढ़े 2000 में, उसकी वजह से बोला गया कि चौथी ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल आई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में चीज़ों के दाम बढ़ गए थे। क्यों बढ़ गए थे? क्योंकि ये 4 कंट्रीज़ इतनी रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज हो गई थी कि बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस करनी थी, डिमांड बढ़ गई थी, तो दाम भी ये लोग ज़्यादा पे कर रहे थे, तो उसके बाद चलते पूरी दुनिया भर में कमोडिटी के दाम बढ़ गए थे। हालांकि ये आपका ग्रेट डिप्रेशन और यूरो क्राइसिस के बाद ये चीज़ शांत पड़ गई। इस रिस्पेक्ट में बात की जाए तो बताया गया है कि अब तक 4 कमोडिटी सुपर साइकिल्स आई हैं। अब दुनिया में कितनी कमोडिटी सुपर साइकिल्स आई हैं उसके बारे में अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग बोलना है। कुछ लोगों ने बोला है, देखिए ऑलमोस्ट सबने बोला है कि पहली कमोडिटी सुपर साइकिल आई थी 1890s में, जब यूएस रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज कर रहा था, अर्बनाइज कर रहा था। दूसरी सुपर कमोडिटी साइकिल पे थोड़ा डिस्प्यूट है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो दूसरी कमोडिटी सुपर साइकिल आई है वो आई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। आपको पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया तो यूरोप में वॉर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए। बेसिकली वॉर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, तो भाई उनके तो दाम बढ़ेंगे बढ़ेंगे। फूड मार्केट्स की कमी हो गई, फूड मतलब जो एग्रीकल्चर मार्केट से एग्रीकल्चर ठप पड़ने लगा, चूंकि यूरोप में एग्रीकल्चर बंद हो गया तो दुनिया भर में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केट बढ़ गए। तो वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट, पहले वर्ल्ड वॉर का क्या हुआ था कि दुनिया भर में हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई थी, तो इसको भी एक बूम बोला गया था, कमोडिटी बूम। तो दूसरी कमोडिटी सुपर साइकिल कुछ लोगों के हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। फिर आप कह सकते हो कि कुछ लोगों के हिसाब से दूसरी कमोडिटी सुपर साइकिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। अब जिनके हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दूसरी कमोडिटी सुपर साइकिल है, उनके हिसाब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तीसरी कमोडिटी सुपर साइकिल है। लेकिन जिन लोगों के हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दूसरी कमोडिटी सुपर साइकिल नहीं है, उनके हिसाब से दूसरी कमोडिटी सुपर साइकिल कौन सी हो जाएगी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इस बात पे डिस्प्यूट है, इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने बोला 1891 में पहली, 1890s में पहली, दूसरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, तीसरी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कमोडिटी सुपर साइकिल नहीं माना, उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर को दूसरी मान लिया। एज सिंपल एज इट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ था भाई। आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया तो भाई पूरा का पूरा यूरोप तबाह हो गया, तो वॉर के समय पे चीज़ों के दाम बढ़े ही बढ़े, और जब वॉर खत्म हुआ तो पूरे यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, तो वहाँ पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, पैसों का इन्वेस्टमेंट हुआ यूएस की तरफ से, जिसके चलते दाम ऊपर ही रहे। तो आप कह सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से लेकर लगभग 1951 तक पीक कर रहा था। पीक मतलब दाम बहुत ऊपर गए थे, मतलब लगातार सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद 1951 तक ये कमोडिटी सुपर साइकिल पीक पे पहुंची, और उसके बाद भी कुछ सालों तक रही। तो बहुत लंबा समय था ये सुपर साइकिल का, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे हुई थी। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे तो चीज़ों के दाम बढ़े ही बढ़े। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म भी हो गया सेकेंड वाला, तो यूरोप का जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ उसमें जो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके लिए भी चीज़ों के दाम बढ़े। कहीं ना कहीं ओवरऑल एक इकोनॉमिक बूम नज़र आया, और वो भी कहीं ना कहीं इस सुपर साइकिल में शामिल था। अब कुछ लोगों के हिसाब से जिन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये दूसरी कमोडिटी सुपर साइकिल थी, उनके हिसाब से तीसरी कमोडिटी सुपर साइकिल आई 1970s में। एक्चुअली 1970s से पहले दुनिया भर की इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो रही थी। उस डेवलपमेंट प्रोग्रेस के चलते दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा था। तो अगर यूएस डेवलप कर रहा है तो उसको कोयले की, ऑयल की, नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती होगी, वो इंपोर्ट करता होगा कहीं और से। अभी इस रिस्पेक्ट में सप्लाई चेन टूटी। कैसे टूटी? बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने यहाँ के रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर दिया। जबकि आपको भी याद होगा 1960s 1970s में इंडिया में बैंकिंग सेक्टर का और बहुत अलग अलग प्रकार की कोल इंडस्ट्रीज़ का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो इस नेशनलाइजेशन के चलते दुनिया भर के देश के जो रिसोर्सेज थे वो किसके हाथ में चले गए थे? सरकारों के हाथ में। हो ये रहा था कि न्यू कॉलोनिज्म के चलते यूएस और यूरोपियन जैसी कंट्रीज दूसरे कंट्रीज से कोयला, नेचुरल गैस, उनके रिसोर्सेज को सस्ते में खरीद के अपना डेवलपमेंट कर रही थी और उनको महंगी बना रही थी। तो उन देश की सरकारों ने, जिसमें इंडिया एक देश था, अपनी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया और बोला कि अब खरीदना है तो हमसे खरीदो।
फिर सरकार ने चीज़ें थोड़ी महंगी बेची और उस रिस्पेक्ट में ये जो सप्लाई चेन थी आप कह सकते हो कि टूट गई। अब अगर डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज से कोयला खरीदना है तो जिन कंट्रीज में नेशनलाइजेशन हुई हैं उनकी सरकारें अपने हिसाब से दाम बढ़ा के कोयला बेचेंगी या फिर दूसरे नेचुरल प्रोडक्ट्स को बेचेंगी, तो दाम बढ़ जाएंगे और ये दाम बहुत लंबे समय तक बढ़े रहेंगे, तो इसको भी कमोडिटी सुपर साइकिल बोला गया। तो पहले ये यूएस और यूरोप की डेवलप्ड कंट्रीज कम दामों पे दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को हथिया रही थी। जब सरकारों ने डेवलपिंग कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर दिया और अपने रिसोर्सेज को महंगे में बेचना शुरू किया, तब एकदम से सारी कमोडिटीज के दाम बढ़ गए। इसको भी कमोडिटी सुपर साइकिल बोला गया। और जो रिसेंट कमोडिटी सुपर साइकिल है वो तो 2000 वाली थी, जिसमें ब्रिक कंट्रीज डोमिनेंट थी। उसमें एक और चीज़ हुई थी कि चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था, तो इस रिस्पेक्ट में दुनिया भर में एकदम से बूम आया। वो चौथी कमोडिटी सुपर साइकिल थी जिसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली। अभी की जो सुपर साइकिल है इसको कमोडिटी सुपर साइकिल क्यों कहा जा रहा है, पांचवी। तो उसका रीज़न ये है, स्टील जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज़ होने वाला सबसे कॉमन इनपुट है, इसके दाम ऑल टाइम हाई है। कुछ बेस और प्रीशियस मेटल्स के दाम ऑल टाइम हाई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे शुगर, कॉर्न, कॉफ़ी, सोयाबीन, पाम ऑयल, इनकी कमोडिटीज़ मार्केट के दाम यूएस में बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। फिर कमोडिटी सुपर साइकिल को प्रेडिक्ट करने की एक और वजह है, ग्लोबल डिमांड में रिकवरी हो रही है। चाइना, यूएस कहीं ना कहीं कोरोना से उभर के बाहर आ रहा है और उनके वहाँ पे लोगों की कमाइयाँ बढ़ रही हैं, तो वो डिमांड कर रहे हैं, तो चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। फिर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स भी हैं, दुनिया भर में कहीं ना कहीं कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ है, तो चीज़ें उतनी तेज़ी से बन के इंटरनेशनल मार्केट में पहुँच नहीं पा रही हैं, उसके चलते भी दाम बढ़ रहे हैं और ये सप्लाई चेन बहुत लंबे समय तक डिस्टर्ब रहने वाली है, ऐसा ही बोला जा रहा है। और फाइनली लूज मॉनेटरी पॉलिसी। लूज मॉनेटरी पॉलिसी मतलब चीप मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब दुनिया भर की जो केंद्र की जो बैंक्स है, जैसे हमारी आरबीआई है, यूएस की फेडरल रिजर्व है, इस प्रकार की बैंक बहुत ज़्यादा पैसा पंप इन कर रही है अपनी इकोनॉमी में, तो उनकी इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा है और पैसा ज़्यादा होने की वजह से जो चीज़ पहले 10 रुपए की बिकती थी अब लोग 15 रुपए भी देने को तैयार हैं उसको खरीदने के लिए। फिर एक और रीज़न है अभी की करंट सिचुएशन का, वो है इन्वेस्टमेंट इन एसेट क्रिएशन। जिन लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है वो लोग क्या कर रहे हैं, उस पैसे को एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर शेयर को खरीद लेंगे, किसी पर्टिकुलर और कमोडिटी को खरीद लेंगे। ये इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है, लोगों को डर लग रहा है कि आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन आने वाला है, महंगाई आने वाली है, और अगर वो पैसा अपने पास रहते हैं तो मान लीजिए इन्फ्लेशन 10 रुपये है, किसी के पास 100 रुपये है, तो इस 100 रुपये की वैल्यू अगले साल 90 रुपये की हो जाएगी। तो लोगों को ये पता है कि जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है अगर उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया तो ज़्यादा इन्फ्लेशन के चलते उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो लोग क्या कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो बेसिकली कमोडिटीज़ में पैसे को इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको कमोडिटी की ज़रूरत है, वो इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनका पैसा लॉक इन हो जाए। तो इन्फ्लेशन होगा तो कमोडिटी के दाम बढ़ेंगे, तो इनका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन प्रूफ हो जाएगा। पैसा अपने पास रखेंगे तो इन्फ्लेशन के चलते उनके पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी। इसके चलते भी कमोडिटी मार्केट में चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ये चीज़ इंडिया के लिए बुरी है। इंडिया के लिए बुरी क्यों है, क्योंकि इंडिया के ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान है, हमको बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट से अपने इंपोर्ट करनी है। ऑयल और नेचुरल गैस तो बस एक दो कंपोनेंट्स कह लीजिए। आप देखिए चाइना से बल्क, ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के इनपुट्स, इन सब चीज़ों के भी दाम बढ़ रहे हैं। अब अगर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है इन चीज़ों में तो कहीं ना कहीं हम उतने परेशान नहीं होंगे, लेकिन ऑयल के रिस्पेक्ट में तो हम परेशान रहने वाले हैं, क्योंकि ऑयल के सफिशिएंट रिजर्व्स हमारे पास है नहीं, तो हमें बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इस बात के पूरे चांसेस हैं, इंटरनेशनल प्रेडिक्शंस हो रहे हैं कि हो सकता है ऑयल फिर से $100 पर बैरल से ऊपर चला जाए। इस रिस्पेक्ट में 2021 में ही ओपेक जैसी कंट्रीज ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल की सप्लाई थी उसको 10% विदहोल्ड किया है इन ओपेक कंट्रीज ने, जिसके चलते कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लगे। तो ये कुछ वजह है जिसके चलते आप कह सकते हो कि चीज़ों के दाम एकदम से 2021 में बहुत ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और जब WPI इन्फ्लेशन, पहले इन्फ्लेशन अगर WPI लेवल पे बढ़ रहा है तो वो रिटेल लेवल पे पहुंच ही जाएगा, क्योंकि होलसेल लेवल पे जब चीज़ों की खरीद फरोख्त में इन्फ्लेशन पा रहे हो तो कंज्यूमर के लेवल पे, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। इस रिस्पेक्ट में जो कंपनीज चीज़ें बना रही हैं उनको जो चीज़ें मिल रही हैं वो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, तो अपने प्रॉफिट तो वो कम करेंगे नहीं, वो आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ा देंगे। बेसिकली जो चीज़ जिस दाम पे चीज़ लोगों को मिल रही है उसके दाम बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इसी को बोला जा रहा है कमोडिटी सुपर साइकिल। आई होप आपको कमोडिटी सुपर साइकिल अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। अपने व्यू पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए डिटेल में आपको समझाया। गुड बाय।